ओके, सो ब्रेक से पहले हम जो चीज देख रहे थे वो हमने दो एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन की कर ली। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो लास्ट एग्जांपल थी, लेट्स से कि इसमें इनपुट्स कितनी है, कौन बताएगा? चलो, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें इनपुट्स की कितनी बिट्स होनी चाहिए? 3 पहला बिट्स। स्टेप तो ये था डायग्राम। अगला स्टेप क्या है? टेबल बनाएंगे, स्टेट टेबल। और उसके टेबल लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इनपुट्स और प्रेजेंट आउटपुट्स, स्टेट, इनपुट और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट। इनपुट्स की बिट्स कितनी है, आउटपुट्स की बिट्स कितनी है, और स्टेट की बिट्स कितनी है। ठीक है, स्टेट को दो दफा लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट और नेट्स। इस एग्जांपल में इनपुट्स कितने बिट की हैं? 3 की सर। एक ही बिट की बनती है, बिकॉज इनपुट एक नंबर एक एक दफा आ रहा है। आउटपुट कितने बिट की है? वो भी एक ही है सर। ये भी एक ही बिट है, जो कि 0 या 1 है, जो हमने इधर लिखा है। और स्टेट कितने बिट्स की है? 3 की है सर। 3 की है सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज के 5 में से एक कम करूं तो 4 बनता है, क्योंकि 0 से शुरू करूंगा। तो अगर मैं 4 को लिख दूं बाइनरी में तो वो 3 बिट में आता है। इसका मतलब है 3 बिट काफी होंगी। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ 000, इसको मैं नाम दे सकता हूँ 001, इसको मैं नाम दे सकता हूँ 010, इसको मैं कह सकता हूँ 011। और आखिरी जो आई, जिसके लिए हम देख रहे थे, क्योंकि लास्ट जो भी बड़ा नंबर होगा सबसे, वो जितनी बिट्स में आता है उससे छोटे नंबर तो उतनी बिट्स में आ ही जाएंगे। तो ये अजम्पशन है। और इसी का दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया हुआ कि log base 2 of 5 ले लें। ठीक है, जिसका मतलब होता है 2 की वो कौन सी पावर है कि 5 आ जाए। तो 2 की जो भी पावर है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब अगर पॉइंट में समथिंग आ रहा है तो इसको 3 पे ले जाओ। ठीक है, अगर 2 से बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा आ रहा है तो अब हम वो पॉइंट्स में बिट तो नहीं रख सकते, तो 3 ले जाओ। तो इस तरह से देख लें या इस तरह से देख लें, एक ही बात है। या आप जितनी स्टेट्स हैं उससे एक कम को बाइनरी में लिखें, तो जितनी बिट्स में वो आता है आप कहेंगे उतनी बिट्स। या आप जितनी स्टेट्स हैं उसका log base 2 ले लें, तो वो अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो उसको सील कर दें, यानी कि उससे ऊपर वाले डिजिट पे चले जाएं। अगर 2.0 आ रहा होता फिर आप कहते हैं अच्छा जी 2 काफी है। अगर 2.1 2.01 कुछ भी आ रहा है, आप उसको उससे अगली पे ले जाएं। ओके, और इसके बाद आप इससे स्टेट टेबल बना सकते हैं और उसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट इनपुट, अगेन वही चीज़ बनेगी जो कि हमने पहले की थी कि 2D फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। उनकी आउटपुट को हम कहेंगे P0 P1, और इनपुट को इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? सॉरी 3 लगेंगे इसमें, क्योंकि जितनी 3 बिट्स स्टेट की है ना। ठीक है, P0 यस सर। P1 P2, N0 N1 N2 ये बन जाएंगी। और अब आप इधर जो स्टेट की बिट्स रखेंगे वो भी इसी तरह P0 P1 P2 करेंगे, और इधर आप N0 N1 N2 करेंगे, एंड सो ऑन। और इनपुट आपकी एक बिट की होगी, और यहाँ पर एक आपकी आउटपुट आ रही होगी। तो ये इसके आप 16 कम्बिनेशन जो 0000 से लेकर आप पूरे देखेंगे। कुछ कम्बिनेशन हो सकता है ना भी आ रहे हो, क्योंकि 100 के आगे हमारी कोई स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब है 101 1101011, यानी 100 का मतलब है कि आपके पास आखिरी जो आएगा इसमें वो 1000 और 1001 तक आएगा, दैट्स इट। उसके बाद जो होंगे उनको आप डोंट केयर रिज्यूम करके अपने सर्किट को सिंप्लीफाई। इसमें 4 वाला के मैप बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी 4 इनपुट। ओके, ये तो क्विक रिकैप हो गया। मैं जस्ट एक और दफा इस प्रोसेस से इसीलिए गुजारा था कि आपको चीज समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन जो मिड में था, आई जस्ट ओपन द मिड। ये आप लोगों का ही है ना? 12 नवंबर को हुआ था। तो इसमें हमने कहा था कि एनालाइज दिस सर्किट। ठीक है, सो हमने सर्किट डिजाइन पहले कर लिया, जिसके अंदर हमने स्टेट डायग्राम और उससे फिर सर्किट तक पहुंचना दोनों कर लिया। तो 3 तरह की चीजें नॉर्मली क्वेश्चन है। एक सर्किट एनालिसिस, सर्किट डिजाइन में 2 तरह के हैं, एक स्टेट डायग्राम बनाने का और एक स्टेट डायग्राम से सर्किट तक पहुंचने का। ठीक है, और ये टिपिकली एग्जाम में इस किस्म के कोई ना कोई क्वेश्चन, इन 3 में से 2 तरह के तो कोई ना कोई आ ही जाते। ठीक, प्रॉब्लम कोई भी रियल लाइफ से उठाया जा सकता है जिसको बनाए। तो अच्छा, अब ये जो सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस है, तो इसमें क्या होता है कि सर्किट गिवन है और हम इससे पहुंचना चाहते हैं ऑन स्टेट टेबल, जो कि किसी ने कहा कि भाई आप बड़े इंजीनियर हैं
तो आप जरा बताएं मुझे कि ये सर्किट क्या काम करता है, ये मेरे पास सर्किट है। तो आप उसे कहेंगे कि जी ठीक है, मैं आपको इसका स्टेट टेबल दे देता हूँ जो आपको बता देगा कि अगर करंटली किसी स्टेट में है तो उसके बाद ये इनपुट की बेस पे किस स्टेट पे जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने जो इसमें स्टेट टेबल तक पहुंचना है, स्टेट टेबल में क्या क्या होता है, अगेन वही तीन चीजें होती सर हैं। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है? जी सर आ रही है हमें। अच्छा, अगर किसी एक को या दो को ना आ रही हो, किसी एक को भी सही आ रही हो, इसका मतलब है कि मेरे एंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके एंड के नेट का है। तो फिर मैं वीडियो जो शेयर कर लूंगा, ये वाला सेक्शन आप रिव्यूज पे करें। तो हमने अगेन इसमें भी क्या चेक करना है कि स्टेट कितनी बिट्स की है, इनपुट कितने बिट की हैं, आउटपुट कितने बिट की इनपुट है। ये इनपुट आ रही है लेफ्ट साइड पे, मैं इनको नाम ही देता हूँ, एक को ले देता हूँ x, एक को देता हूँ y। तो 2 बिट की इनपुट आ गई। ठीक है, तो इनपुट आ गई मेरी x और y, आउटपुट आ गई मेरी, कितनी आउटपुट्स है? एक एक ही है, एक ही सर। इसको मैं एक है नाम सर, एक। स्टेट कितनी बिट्स की है? स्टेट P1 P0 2 की सर। कितने फ्लिप फ्लॉप लगे? एक सर। तो एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर कर सकते एक ये यस हैं। तो सर। JK है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो बट JK उसकी 2 इनपुट हैं, बिट ये एक ही स्टोर कर सकता है। तो ये सिंगल बिट ही एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेट टेबल बनेगा, ठीक है, उसमें हमारे पास होगी प्रेजेंट स्टेट जो कि 1 बिट की है, ठीक है। जिसको मैं कहता हूँ इधर ये जो Q की वैल्यू आ रही है, लेट से मैं इसको Q लिख देता हूँ, दिस इज माय प्रेजेंट स्टेट। इनपुट इनपुट मेरे पास जो आ रही है वो X X Y। और Y, ठीक है। ऑब्वियसली इनपुट पहले और प्रेजेंट स्टेट बाद में भी लिख सकता हूँ, ये अब हमारे पर है कि किस तरह लिखें, ठीक है। और फिर मुझे नेक्स्ट स्टेट चाहिए और मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो मैं आउटपुट को कहता हूँ Z, और नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो अगली दफा जो Q होगा, तो मैं इसको कहता हूँ Q नेक्स्ट कहता हूँ, लेट्स से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ अगले साइकिल में Q की क्या वैल्यू। डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होती है वो अगले साइकिल में आउटपुट होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में स्पेशली JK फ्लिप फ्लॉप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये डी से थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है, और मैं ये क्योंकि मैंने कवर किया हुआ था तो आई वांटेड कि आप लोग भी इसको ठीक तरीके से कर सकें। ओके, तो लेफ्ट साइड तो बड़ी सिंपल होती है, इसको तो आप सिंपल 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 1 1 1। सारे आपने पिन कर दी। आउटपुट के लिए क्या करेंगे, उसमें हम Z की देखेंगे क्या एक्सप्रेशन बनती है। सरफराज यार आप लाइनें क्यों मारे हैं यार इसके ऊपर है मैंने आप लोगों को एक्सेस दी हुई है, इसका मतलब है। अच्छा, मारने से गुरेज करें वरना मुझे फिर एक्सेस खत्म करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ आज़ादी रहे आप लोगों के पास, कोई बात नहीं, चार थोड़े से तो लोग हैं। तो सरफराज में कोई अपने भांजे भतीजे को लगता है कुछ, मुझे लगता है कि सरफराज की आज़ादी छीननी पड़ेगी हमें किसी तरह। लेट मी सी कि वो कैसे छीनते हैं। मीटिंग कंट्रोल, सर वो फोन हैंग हो रहा है। फोन तो आपका हैंग हो रहा है लेकिन हमें साथ इधर लाइनें भी सर वो ऐसे ही सर वो कर रहा हूँ दोबारा से तो फोन हैंग हो रहा है सर। अच्छा चले, मैंने एनोटेशंस फॉर अदर डिसेबल किए, होपफुली आपका बाकियों की खत्म हो जाएगी। ओके, सो कमिंग बैक, हम चाहते हैं कि अच्छा हम देखेंगे क्या Z की क्या वैल्यू आएगी ऑन एवरी इनपुट, ठीक है। सो हर इनपुट के लिए देखना चाहते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जी ये किस पर डिपेंड कर रहा है। एक और गेट है जिसकी एक इनपुट Y है और दूसरी इनपुट है Q, ठीक है। सो YQ इज द आउटपुट, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं तो QXY, पहले Q आ रहा है बाद में X आ रहा है बाद में Y आ रहा है, तो मुझे बेसिकली इसमें मिसिंग क्या है। हमने देखा हुआ है कि हम ट्रुथ टेबल तक पहुंचना चाहें तो एक इजी तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं
एक्सप्रेशन से टेबल पे जाना तो क्या करते? बूलियन अलजेब्रा सिंपलीफिकेशन। क्या करते हैं? वो सिंपलीफाई करते हैं सर। सिंपलीफाई नहीं करते हैं, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, मुश्किल कर देते हैं यस थोड़ा। सर वही। ठीक है, तो जो चीज मिसिंग है वो वेरिएबल बीच में डाल देते हैं हम कहते हैं कि यार x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ले जाओ। और हम कोशिश करते हैं हम इसको बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखते हैं, q पहले आए, x बाद में आए, फिर y बाद में आए। ये पहला वाली टर्म बन जाएगी q x y और अगली बन सर ये जाएगी जी पे, सर ये जी पे आर गेट लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। ये और गेट है ना ये। और अगर इधर कर्व हो इनपुट तो इसका मतलब है और है, अगर स्ट्रेट हो तो फिर एंड होता है। ठीक है, आगे वाली गुलाई है, इन दोनों की फर्क नजर आ रही है, वो और की कभी कोई थोड़ी सी इस तरह की बना देता है, कभी दूसरी तरह की बना देता है, लेकिन बहरहाल जो इनपुट है आप उस पर गौर करें। ठीक है, ओके। ओके। सो पहली टर्म आ गई क्यू एक्स वाई और दूसरी में आ गया x के बजाय x बार y। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास आ जाएगी समेशन ऑफ मिन टर्म्स, ये 111 है 7 और ये आ गई मेरे पास 101 विच इज 5। इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 पे 1 होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे 1 होगा। ये थोड़ा सा अलाइन नहीं हो रहा, ये इसके साथ है। ठीक है, बट आप इनको समझेंगे ये सारे तरतीब से लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं ड्रॉ की हुई, तो जस्ट उसको फिर आप खुद ही अज्यूम करें कि पहला वाला पहले से रेफर कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे से एंड सो ऑन। अच्छा, जो इसमें ट्रिकी पार्ट था वो था कि नेक्स्ट स्टेट कैसे डिटरमिन हो। अगर तो डी फ्लिप फ्लॉप होता तो जो इनपुट आ रही थी अगर मैं उसकी एक्सप्रेशन लिखता तो वो मुझे बता देता, क्योंकि जो भी इनपुट होती है वही अगले साइकिल में आउटपुट बन जाती है। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता। जेके फ्लिप फ्लॉप में आपको जे को भी देखना पड़ता है और के को भी देखना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई इंटरमीडिएट आउटपुट्स चाहिए जे और के की, जिनकी हमें जब हमें मिल जाएगी वैल्यू तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेट बता सकेंगे। ठीक है, तो हम जे की अलग से एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि जे की क्या एक्सप्रेशन है। जे जो है इसमें एंड हो रहा है एक्स विद क्यू बार। ठीक है, तो x विद क्यू बार हो रहा है। इसमें क्या मिसिंग है? y मिसिंग है। मैं इसको y प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि y प्लस वाई बार 1 ही होगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें q पहले लिखना है, फिर x लिखना है, फिर y लिखना है। तो q का तो दोनों केस में बार है, x भी दोनों केस में x है। एक केस में y बार आ जाएगा, दूसरे केस में q बार x उसी तरह रहेगा लेकिन y आ जाएगा। इसका मतलब है j इज समेशन ऑफ मिन टर्म्स 0 1 0 and 0 1 1 which is, अच्छा चलो मुझे बल्कि इसके बजाय इनको डेसिमल में लिख देना चाहिए था। 0 1 0 is 2, 2 and 3, control V, yes, okay. 0 1 0 is 2 और 0 1 1 is 3। तो इसका मतलब है कि J जो है वो 0 0 0 1 0 पर 1 होगा और 0 1 1 पे 1 होगा, बाकी सारे केसेस में ये 0 होगा। ठीक है, इसी तरह हम k की एक्सप्रेशन लिखेंगे। k इज इक्वल टू, k की एक्सप्रेशन तो बहुत ही सिंपल थी, y बार। ठीक है, सो y बार के लिए तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जाने की जरूरत नहीं। y बार मुझे इधर जो जहां पर 0 आ रहा है वहां पर 1 कर दूं, जहां पे 1 आ रहा है उसको 0 कर दूं, तो y का बार ले लूं। तो यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 चल रहा है, तो मैं इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 कर दूं। ये समझ आ गई बात? हेलो, मेरी बात आ रही जी? अच्छा, ये जे और के जब हमें पता चल गए, सर आ रही है। जे और के जब हमें पता चल गए तो जे के फ्लिप फ्लॉप हमें पता है कि कैसे काम करता है। कब 1 होता है जे के फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट? जब सर जे पे 1 आता है और के पे 0 आता है। जब जे पे 1 है, के पे 0 है तो सेट हो जाता है, और अगर के पे 1 है और जे पे 0 है तो क्या होता है? रीसेट 0 हो जाता है सर। 0 हो जाता है। और अगर
दोनों पे 0 आ जाए फिर क्या होता है? पिछली वाली वैल्यू ये पिछली वाली वैल्यू होल्ड करता है, और अगर दोनों पे 1 आ जाए तो क्या करता है? पिछली वाली वैल्यू वैल्यू को टॉगल कर देते हैं। टॉगल कर देता है। तो अच्छा, अब इधर 0 1 आ रहा है, तो 0 1 का क्या मतलब है कि क्यू Zero. साइकिल पे 0 होगा। जीरो 0 0 का क्या मतलब है? जीरो पिछली वैल्यू पिछली वैल्यू कहाँ से आएगी? प्रेजेंट क्यू वाली सर वो प्रेजेंट zero। स्टेट बता रही है कि पिछली वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने यही कहा हुआ है कि अगर x पे 0 आया, y पे 1 आया और पिछली वैल्यू 0 ही, तो हम बता रहे हैं कि क्या आएगा। तो पिछली वैल्यू 0 है तो इस केस में 0 ही रहेगी। इस केस में क्या होगा? j और k अगर 1 1 आ जाए तो पिछली वैल्यू को टॉगल कर रहा है तो जीरो को 1 कर देगा। 0 को 1 कर देगा, बिकॉज पिछली वैल्यू 0 हमने assume किया। हम कह ही ये रहे हैं, इस टेबल का मकसद ही ये है कि अगर करंटली 0 पड़ा हुआ है प्रेजेंट स्टेट में और x और y पे 1 0 आ जाए, तो हमें पता है कि अच्छा अगर x और y पे 1 0 आया और ये 0 है तो j k पे 1 1 आ जाएगा, विच मीन्स कि ये वैल्यू टॉगल होकर 1 हो जानी चाहिए। 1 0 का क्या मतलब हुआ? 1 1 हो जाएगा, बिकॉज ये सेट कर देगा। 0 1 का, 0 0 0 का पिछली वैल्यू 1 है सर 1 पिछली देगा। वैल्यू 1 है, आ गई। 0 1 का 0 0, और 0 0 का 1 0 0 का मतलब पिछली वैल्यू विच इज 1। ठीक है, तो ये अगर हमने कर दिया तो ये हमारा स्टेट टेबल हाजिर है। जिस बंदे ने हमें कहा था कि भाई तुम बड़े इंजीनियर बने फिरते हो, मुझे बताओ ये सर्किट क्या करता है, उसको हम जाके कह देंगे कि जी ये लें आपका सर्किट ये करता है। ठीक है, कि अगर आपकी करंटली आपके रजिस्टर में 0 है और इनपुट 0 0 आती है तो ये इस पे चला जाता है, अगर 0 1 आती है तो इस पे अगर उसको स्टेट डायग्राम्स का अंदाज़ा है तो आप इसकी स्टेट डायग्राम भी बनाकर बता सकते हैं कि अच्छा जी इसकी तो बेसिकली एक ही स्टेट है, ठीक है, क्यू की, और एक बिट है। ठीक है, तो जो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो आप उसे कह सकते हैं कि अच्छा इसके ऊपर अगर इनपुट 0 0 आई, 0 0 आई तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 ही होती है, तो हम कहते हैं अच्छा जी 0 0 आई इनपुट तो हमारी नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी और आउटपुट भी 0 ही होगी। फिर हमारा दूसरा केस बनता है कि अच्छा 0 स्टेट पर अगर 0 1 आया तो नेक्स्ट स्टेट स्टिल 0 ही होगी, तो आप कहेंगे अच्छा अगर 0 1 आया तो फिर भी नेक्स्ट स्टेट 0 ही होगी। ठीक है, तो ये 1 और स्लैश में थोड़ा सा फर्क करें, मैं स्लैश को थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें नजर आ सके। 0 1 पे भी इधर ही रहूंगा। फिर हमारे पास अगर 0 स्टेट में 1 0 आया तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ 1 0 आया तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी और आउटपुट स्टिल 0 रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एक इनपुट नहीं है, 2 इनपुट हैं, तो इधर हम 2 बिट्स से बता रहे हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ एक बिट से नहीं बता रहे बल्कि 2 बिट से बता रहे हैं। ये इसी तरह 0 के ऊपर अगर 1 1 आया तो तब भी नेक्स्ट स्टेट यही होगी, तो हम इस पे कहेंगे कि अच्छा अगर 1 1 आया तो तब भी नेक्स्ट स्टेट यही होगी। और 1 1 के ऊपर आउटपुट हमारी, सॉरी इससे पिछले पे भी 1 हो जाएगी हमारा ख्याल है, इस पे भी आउटपुट हमारी, नहीं सॉरी नेक्स्ट 1 थी आउटपुट 0 ही थी, तो इसमें भी आउटपुट 0 रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेट 0 है, ये स्टेट 1 है। तो ये हमने सारे केस बता दिए। इसी तरह 1 से हम कह सकते हैं कि यार अगर 1 स्टेट में हम थे तो तब क्या आएगा, 1 पे 0 0 आया तो हम 0 पर ही रहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे 0 0 आया तो हम 0 पर ही रहेंगे। आउटपुट हमारी सॉरी इस केस में 0 नहीं होगी बल्कि 1 होगी। इसी तरह 1 पे अगर 0 1 आया तो फिर हम 1 पे चले जाएंगे। ठीक है, सो अगर 0 1 आया तो हम चले जाएंगे यहाँ पर और आउटपुट हमारी उस केस में 0 होगी। मेरा ख्याल है मैंने पिछली गलत बनाई थी, क्योंकि ये इसके साथ थी, 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 ये इसके और ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो मैं अभी कह रहा था कि 0 1 पे अगर 1 पे 0 1 आया तो 1 पे 0 1 आया तो आउटपुट 1 होनी चाहिए, तो इससे पिछले वाले पे 0 होनी चाहिए थी। और 1 पे अगर 0 1 आया तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही होगी। सॉरी फिर मैंने मैसअप कर दिया, I'll go back। 1 पे 0 1 आया,
ठीक है। तो 1 पे 0 0 आया तो 0 1 पे जाना है, 1 पे 0 आया तो तो 1 पे 0 0 आया तो मैं 0 पर जाऊंगा। यहाँ पर मैंने सारी गलत बना दी मेरा ख्याल है ना। तो अगर मैं इस पे देखूं 1 पे 0 0 आया तो मुझे इधर जाना था, ठीक है। 1 पे 0 0 आया तो मुझे 0 पे जाना था और आउटपुट 0 होनी थी, यस सर। ठीक है। और 1 स्टेट पे 0 1 आया तो मुझे 1 पे ही रहना था, तो ये मैं इसको कहता हूँ कि 0 1 आया तो मुझे 1 पे ही रहना था। और आउटपुट मेरी इस केस में 1 होनी थी, तो ये मैं मिटा देता हूँ, बल्कि इरेज कर देता हूँ अगर होता है तो। ओके, और 1 पे अगर 1 0 आया तो मैं 0 पे जाऊंगा, 0 पे जाना, 1 0 आया तो तब भी मैं, आउटपुट 0। ठीक है, और आउटपुट भी 0 होगी। और 1 पे अगर 1 1 आया तो मैं 1 पे ही रहूंगा, लेकिन 1 आउटपुट 1 होगी। 1 पे अगर 1 1 आया तो मैं 1 करूंगा और इसी जगह पर रहूंगा, ठीक है। सो मे बी अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो हो सकता है कि आपको कुछ हो सकता है कि मतलब असल में, क्योंकि किसी को हम ये सर्किट का एनालिसिस भी करके दे दें कि भाई ये इसका स्टेट टेबल है, स्टिल उसको कॉम्प्रीहेंड करना, समझना वो क्या काम करता है, उसके लिए हो सकता है कि स्टेट डायग्राम ज्यादा यूजफुल हो, और हो सकता है स्टेट डायग्राम के बाद भी पूरी तरह ना समझ आए, सिर्फ आपको ये समझ आए कि यार ये इनपुट आए तो ये आउटपुट होती है, ये स्टेट होती है। लेकिन वो क्यों होती है वो शायद आपको वो जो काम कर रहा था उससे समझना पड़ेगा। तो सर इससे सीक्वेंस पता चल जाता है? क्या पता चल जाता है? सीक्वेंस सर जो हमारा होता है इससे। सीक्वेंस से क्या मुराद है? सर जैसे हमने पिछले सर्किट में बनाया था कि 001 जैसे स्टेट से उस सीक्वेंस स्टेट में आए थे, नहीं तो अब इस नहीं नहीं स्टेट से नहीं, हमें जो पता चल जाता है कि पिछली कौन सी। एग्जांपल थी वो था सीक्वेंस रिकग्नाइजर, वो तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम था। इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं पता कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ सर्किट है, हमें बस एक सर्किट गिवन है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं कि वो क्या काम करता है। तो इसको देखकर हमें नजर तो यही आ रहा है कि अच्छा यार 0 0 0 1 आता है तो उधर ही रहता है, 1 0 या 1 1 आता है तो एक और स्टेट में चला जाता है, और फिर उस पर 1 1 या 0 1 आता है तो आउटपुट 1 करता रहता है, लेकिन जैसे ही 0 0 या 1 0 आएगा। अब इससे क्या समझ आती है? इससे इसके समझ आती है, लेकिन जब आप रिवर्स कर रहे होंगे किसी सर्किट को तो उस वक्त अमूमन हमें कोई इंफॉर्मेशन होती है कि सर्किट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो वो वाली इंफॉर्मेशन होती है उससे फिर हमें स्टेट डायग्राम देख के बिल्कुल क्लियर समझ आ जाती है कि अच्छा ये तो एग्जैक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो जो बंदा जिसने आपको कहा होगा कि यार इस सर्किट का एनालिसिस करो, जब आप उसको ये इन्फॉर्मेशन देंगे मोस्ट प्रॉब्ली उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का ये काम बन जाता है। ओके जी, सो यहाँ तक हो गया हमारा सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस। सो दिस वाज एनालिसिस एग्जांपल, हमारी क्या लें कि एनालिसिस की एग्जांपल थी, ठीक है। सो एनालिसिस में क्या था, सर्किट डायग्राम वाज गिवन और हम उससे इस टेबल तक पहुंचे, ठीक है। और टेबल और स्टेट डायग्राम इज द सेम थिंग, इसको मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि ये आप उसको सेम चीज समझें, ठीक है। सर्किट से टेबल तक पहुंचना ये सेम चीज नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग, मगर इधर से इधर पहुंचना और इधर से इधर पहुंचना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, तो जो दूसरी चीज मैं डिस्कस आज करना चाहता हूँ जिसको एंड भी करूंगा क्लास, वो है हमारी असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा, आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप, मैं थोड़ी देर तक ही यानी 15-20 मिनट तक इंशाल्लाह कर दूंगा। सो दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है, और मैं इधर ही आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बड़ी सिंपल सी असाइनमेंट है, इसमें आपने डिजाइन कुछ नहीं करना, डिजाइन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सर्किट है जिसमें एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, एक एडर, एक सब्ट्रैक्टर, एक मल्टीप्लायर और एक एंड गेट, और ये एक रजिस्टर है जिससे आपका डाटा आउट। तो इसका मतलब है कि इसमें इम्प्लाइड है कि क्लॉक और रीसेट होंगे जो इस रजिस्टर को क्लॉक पे चल रहा होगा, जो मैंने डायग्राम में शो नहीं किए हुए, बट क्लॉक और रीसेट इसके अंदर है। करना आपने क्या है, आपने पहले तो इसका वेरिलॉग कोड लिखना है। विड्थ लिखी हुई है, इनपुट की भी 16 बिट है, आउटपुट भी 16 बिट है, तो आप
अज्यूम कर लें कि जब आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 16 बिट में ही लिखवा दें, मल्टीप्लाई का भी 16 में ही लिखवा दें, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे बताया हुआ कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो 32 तक जा सकता है, लेकिन आप अज्यूम करें कि वो 16 के अंदर ही आ रहा है, तो आपने आउटपुट भी इन सब की 16-16 बिट बनानी। तो बड़ा सिंपल सा कोड होना चाहिए होगा। तो आपने एक मॉड्यूल बनाना है, उस मॉड्यूल का नाम आप रख देंगे arithsunit.v। वेरिलॉग फाइल एक बनाएंगे जिसमें ये एक मॉड्यूल बनाएंगे arithsunit नाम का ही, जिसमें ये दो इनपुट्स प्लस क्लॉक और रीसेट और ये आउटपुट होगी और ये भी इनपुट होगी एक ओपी सिलेक्ट। तो ये ओपी सिलेक्ट का मतलब है ऑपरेशन सिलेक्ट कर रहा है। ये 0 आएगा तो ये ऐड का रिजल्ट आगे भेज देगा, 1 आएगा तो वो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट आगे भेज देगा, 2 आएगा तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आगे भेज देगा, 3 आएगा तो एंड का रिजल्ट आगे भेज देगा। तो ये टोटल काम है, ठीक है। तो पहला काम है कि उसका वेरिलॉग कोड लिखना है, लेकिन वेरिलॉग कोड लिखें और उसको टेस्ट ना करें तो कोई फायदा नहीं। उसके बाद आपने टेस्ट बेंच लिखना है। टेस्ट बेंच में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सर्किट को रीसेट करना है, विच मीन्स कि आप एक रीसेट सिग्नल देंगे 1 या 2 साइकिल के लिए, जो कि हमने जिसकी एग्जांपल की हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा 1 या डाटा 2, डाटा 1 और डाटा 2 को कोई सी रैंडम वैल्यू खुद ही से कोई दे दे, ठीक है। तो वो जो भी वैल्यू आपने दी होगी, उसके बाद ओपी सिलेक्ट को आप उस वक्त रखें 0, ठीक है। तो 1 साइकिल बाद आपके पास इसका ऐड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर है तो 1 साइकिल लगेगा। 1 साइकिल बाद जो भी 2 नंबर रखे, फॉर एग्जांपल किसी ने रखा 10, दूसरे ने रखा 20, किसी ने, मतलब अब ये आपका है ना, हर एक अपना अपना कोड लिखेगा तो उसने अलग अलग वैल्यूज दी होंगी। सर बाइनरी में देना है जी सर, डाटा बाइनरी में देना है या डेसिमल में? जिसमें मर्जी दे दें, ये तो आपकी मर्जी है, जिसमें आप कन्वीनियंट है, ठीक है। वो बाइनरी में खुद ही कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, टिक डी लगाकर आप जब उसको करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डेसिमल में जो होगा वो लिखा होगा, लेकिन नीचे हमेशा वो खुद ब खुद बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने कोई से 2 नंबर दिए, मैं कर रहा होता तो मैं प्रॉब्ली टेस्ट बेंच में इसको डेसिमल में ही देता, ताकि मैं उसको हाथ से मल्टीप्लाई करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देख लूँ। अच्छा, ये जो एंड है ये बिट वाइज एंड है, ठीक है। बिट वाइज एंड का मतलब है एक एक बिट को एंड करे, तो आप उसको हाथ से बाइनरी में कन्वर्ट करके एक एक बिट को एंड करके देखें कि उसकी क्या आउटपुट आती है, और आपकी आउटपुट सेम आनी चाहिए, ठीक। तो आपने करना क्या है कि पहले तो आपने 0 इनपुट दे दिया, उसके बाद अगले हर साइकिल में आपने ओपी सिलेक्ट को चेंज किया, पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। तो जब 0 था तो ऐड की आउटपुट आ जानी चाहिए अगले साइकिल में, 1 किया तो उससे अगले साइकिल में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट की आ जानी चाहिए, 2 किया तो फिर मल्टीप्लाई की आ जानी चाहिए, 3 किया तो एंड किया। और ये आपने ये वाला स्टेप जो है ना, ये बी और सी, ये आपने 3 दफा करना है। यानी इसके बाद आप दोबारा कोई 2 वैल्यूज देंगे डाटा 1 और डाटा 2 को, जो पहले वाली वैल्यूज से डिफरेंट हो, और देखेंगे वो भी मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और ऐड सारी होती हैं ठीक तरीके से। फिर आप एक और दफा करें, तो 3 दफा ये काम आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उसको ये करके आपने इसको सिमुलेट करना है अपने पास, और सिमुलेट करके वेव फॉर्म में इसका रिजल्ट देखना है आपने। Xilinx ISC मैंने सारों को दे दिया हुआ है, जो भी लेके गए थे, मैंने उसका उसका लिंक भी शेयर कर दिया था डाउनलोड का आपको। तो उसको आप डाउनलोड तो हुआ होना चाहिए, आप सबके पास ही होना चाहिए। तो वेव फॉर्म में जब आप वेरीफाई कर लें कि ये आउटपुट सही आ रही है, ठीक है, तो आपने यानी हाथ से ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई किए हो। बहुत बड़े बड़े नंबर्स बेशक ना रखना ना, इतने रख लेना कि अच्छा 100 को 200 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, डिवाइड करना भी आसान है, लेकिन ये हर एक ने अपनी अपनी वैल्यूज देनी है। दिस शुड नॉट बी 100 और 200 नहीं होनी चाहिए जो मैंने बोली है, इसके अलावा होनी चाहिए। तो अगर किसी की सेम हुई तो मैं समझ लूंगा कि आपने छापा मारा, ठीक है। तो ये जब आप कर लेंगे सारा काम, तो उसको जब वेरीफाई हो जाए तो आपने ये दोनों फाइलें, यानी कि एक तो टेस्ट बेंच की फाइल होगी tb_arithmetic_unit.v, और एक आपकी होगी ओरिजिनल फाइल arithmetic_arith_unit.v। ये दोनों वी फाइल्स जो वेरिलॉग फाइल्स हैं, ये ईमेल के साथ अटैच करके आपने साथ को भी भेज देनी है और मुझे भी भेज देनी है, ठीक है। और इसका डेट है आपकी 30 नवंबर, दैट मीन्स मंडे तक। तो यू हैव फ्यू डेज, तो आपके पास टाइम है। मैं तो कहता हूँ आज ही शुरू कर दें काम, ठीक है। आखिरी टाइम पे चीज़ें फंसती हैं, जो भी मसले आते हैं, ठीक है। और जो भी मसले आते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंडिविजुअल असाइनमेंट है, इसमें कोई यानी एक दूसरे के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हर एक ने अपनी अपनी करनी, ठीक हो गया जी। ये चीज़ क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, फिलहाल तो नहीं। सर ये फाइल वाला जो आप कह रहे हैं कि फाइल सेंड करनी है,
सर वो कौन सी फाइल्स होंगी? इधर हमारे पास तो वो टेस्ट बेंच की वो _tb वाली बनती है और वो जी दूसरी .v बनती है। फोल्डर बन जी जाता जी है सर। जी पूरा फोल्डर बनता है ना, तो उसके अंदर वो जो TB_ अरिथमेटिक यूनिट आपने जिसका नाम मैंने यही कहा है ना, आप जब टेस्ट फिक्चर बनाएंगे उसके अंदर तो आप खुद नाम दे रहे होते हैं ना, तो उसका नाम आप TB_ arith यूनिट रख दें तो वो TB_ arith यूनिट .v फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो आपने इसका वेरी सिंसाइजेबल कोड लिखा होगा वो भी arith यूनिट .v फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो वो दोनों फाइलें जो .v एक्सटेंशन वाली फाइलें, ठीक है, वो आपने भेजनी है। पूरा प्रोजेक्ट भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो काफी और भी चीजें उसमें बिला वजह की ऐड हो जाएंगी, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, तो वो जो आपने वी फाइल भेजी होंगी वो इधर चला के रन करके जो है ना वो साथ या मैं जो भी चेक कर रहा होगा वो देख लेगा। ठीक है, ठीक है सर। और तो कोई क्वेश्चन? सर जी, क्विज नेक्स्ट क्लास में होगा, मंडे के दिन होगा? क्विज मंडे के दिन होगा, वेरीलॉग वाले सेक्शन वाला। और जो क्योंकि ये वाली असाइनमेंट ड्यू है तो आपने की होगी, तो मैं हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन बनाकर आपको दे दूं। ठीक है, हो सकता है यही दे दूं। ठीक है, तो अगर यही दिया और आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई हुई मगर आपसे उस वक्त ना सॉल्व हुआ, इसका मतलब है आपने खुद नहीं की। ठीक है, तो हो सकता है यही दे दूं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसको थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया होगा। ठीक है, तो चेंज करके जिसमें छोटा सर्किट होगा सामने, आपने उसका वेरीलॉग कोड लिखना होगा। क्विज में टेस्ट बेंच शायद मैं ना पूछूं, शायद पूछ लूं, ये भी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो आपकी असाइनमेंट है इसी में से आपका क्विज होगा। ठीक है, इसी में से का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन यही होगा, इसी में से का मतलब है कि आपको वेरीलॉग कोड लिखना आना चाहिए जिसके अंदर कोई भी सर्किट हो जो कि मक्स, डीमक्स, एडर, मल्टीप्लायर वगैरह यूज हो रहे हो, आप उनको उसका मॉड्यूल बना के कोड लिख सके। ठीक है, तो दैट्स द मेन थिंग। वो आपका उसी के ऊपर होगा, LMS के ऊपर ही होगा, वहीं पे सबमिशन होगी उसकी। ठीक है, तो आप उसकी उसी के ऊपर टाइप करके जमा करा। ओके जी, तो यहाँ पर हम सर रुकते ये हैं। मिट के हो जो जी जी, मिट का रिजल्ट सर हमें पता नहीं है सर। ड्रॉप बॉक्स शायद पे उस टाइम मैंने हम अपलोड किया हुआ है।